नमस्कार, मैं मोगिस नासिर। स्वागत है आपका जनबोल न्यूज़ में। जनबोल न्यूज़ की टीम कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नौरंगा गांव में है। नौरंगा गांव जो मुकरिया पंचायत के अंतर्गत आता है और यह बलरामपुर विधानसभा के एकदम बॉर्डर इलाके में है। हमसे बात करने के लिए कांग्रेस की बागी नेत्री और प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार इशरत परवीन हैं, जो पूर्व में जिला परिषद रह चुकी हैं और चेयरमैन भी रह चुकी हैं। हमसे बात करने के लिए हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम। धन्यवाद। एज अ निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ की जनता क्यों आपको वोट करे? इसलिए कि मैं यहाँ की स्थानीय हूँ और मैंने जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में रहते हुए मैंने इस इलाके की सूरत को बदलने का काम किया और विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम किया। इसलिए प्राणपुर विधानसभा देखा जाए तो इधर बंगाल है, इधर बलरामपुर विधानसभा का क्षेत्र है, तो यह बाढ़ प्रभावित भी इलाका है। तो इसके लिए बाढ़ से निजात मिले, इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, मैं अगर जीतती हूँ और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब सरकार सजग रूप से सरकार बनेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछली सरकार की नीतियों के कारण 15 सालों की नीतीश कुमार की सरकार ने या बिहार की जनता को ठगने का काम किया। एज एक विधायक ये बाढ़ की समस्याओं को दूर नहीं कर सकता, लेकिन सरकार ज़रूर कर सकती है। अगर कुसाव में वहाँ पर प्रभावी रूप से काम किया जाता, जो बाढ़ कोसी में आया, जो तांडव पूरे इस सीमांचल में मचाने का काम किया, उस वक्त नीतीश सरकार ने यह वादा किया था कि हम प्रभावी रूप से इस बाढ़ को के प्रकोप से बचाने के लिए सीमांचल के वासी को एक प्रभावी कदम उठाएंगे। लेकिन नहीं, उनके द्वारा सीमांचल के लोगों से ठगा गया। उन लोगों सीमांचल के लोगों को नीतीश कुमार ने ठगा है और इस बार सीमांचल के लोगों ने ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और इस बार बदलाव होगा। मैं जो निर्दलीय प्रत्याशी रूप में जीत की जाती हूँ तो उसी तेजस्वी यादव को मदद करूँगी और गठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने के लिए सहयोग करूँगी। जिला परिषद सदस्य और जिला परिषद चेयरमैन होने के नाते आपने बाढ़ के लिए क्या प्रयास किया था? देखिए, जिला परिषद अध्यक्ष के नाते फ्लड फाइटिंग की काम जो ज़िले में होती है, वो महानंदा में हो या कोसी में हो या आपका गंगा में हो, हम लोगों ने बोल्डर पिचिंग या बोरे से जो पिचिंग होती है, इन सब कामों, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। मैं खुद बोलती हूँ, क्योंकि जब सैलाब आता है तो इस तरह से तांडव इस इलाके में मचाया जाता है कि बहुत लोगों के घर उजड़ जाते हैं, रोजी रोटी छिन जाती है। ये इलाका किसानों का है, किसानों की खेती ख़त्म हो जाती है और बाढ़ राहत के नाम पर जो पदाधिकारी दोहन शोषण करते हैं और जो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। मैं चाहूँगी कि मैं अगर विधायक बनूं तो जो समस्याएं जनता की है, वो ख़ास तौर पर किसानों की, और उनको प्रभावी रूप से जो सरकार के द्वारा जो उनको फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाता। मैं चाहूँगी कि जब मैं ये विधायक बनूं तो सीधे तौर पर अपने भाई को, अपने किसानों को उसका फ़ायदा पहुंचाऊं। और एक सब जवाब मैं और देना चाहूँगी कि ये बारसोई अनुमंडल का इलाका ये रेलवे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर किसान की फ़ायदे के बारे में सरकार बहुत सारी बातें करती है और कहते हैं दुगना दाम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे किसानों की उन्नति के लिए, लेकिन प्रभावी रूप से कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। इसका एक जीता जाता उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि इस बार बारसोई अनुमंडल में रेलवे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक भी रेक पॉइंट नहीं है। जब तक रेक पॉइंट नहीं होगा तो क्या हमारे किसानों की जो मूल्य है वो सीधे रूप से उनको सही रूप से मिल पाएगी? क्या किसानों को फ़ायदा मिल पाएगा? क्या इतने विधायक 73 सालों से मंत्री और विधायक रहे, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। मैं अगर बनूंगी तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि इस इलाके के किसानों को ही नहीं, हर जाति वर्ग समुदाय के लोगों को लेकर चलूँगी और उनके जो जन्मदीन समस्या उसको दूर करते हुए उनके हक और अधिकार को दिलाने का काम। जहाँ तक आप फसल की बात की है, बाढ़ के कारण फसल तो बर्बाद होता है, लेकिन सही तरीके से क्षतिपूर्ति प्रखंड कार्यालयों से नहीं मिलता है। इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मैं वही बोल रही थी कि फ्लड फाइटिंग हो या जब हमारे किसानों की जो बाढ़ के कारण क्षति होती है, जब सरकार के द्वारा उनको लाभ दिलाने की बात आती है तो वो ससमय उनको उपलब्ध नहीं होता है। मैं कोशिश करूंगी अपने द्वारा
कि सरकार इस नीति को बदले। जब आप बाढ़ आया उस वक्त आप क्षतिपूर्ति देंगे, जब किसान अपनी खेती लगाएगा, जब उसको उस वक्त ज़रूरत होती है कुछ राहत की, तभी उसका सहारा लेकर के वो दूसरी खेती कर सकेगा। तो वो उसको सही समय पर अगर आप उसकी क्षतिपूर्ति नहीं देंगे तो किसान कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे वो अपनी फसल को लगाएगा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी विधानसभा के पटल पर, मैं अपने किसान भाइयों के लिए, मेरे माँ बाप भी किसान थे, किसान हैं, मैं किसान की बेटी, मुझे इस बात का दर्द मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं विधानसभा के पटल में सरकार को विवश करूंगी कि क्षतिपूर्ति के नाम पर जो गलत समय में पदाधिकारियों के द्वारा जो आज क्षतिपूर्ति, अगर धान का सीजन है तो गेहूं के सीजन में उनको क्षतिपूर्ति मिलती है, तो वो धान की खेती कैसे करेंगे। तो समय पर उनको क्षतिपूर्ति मिले, इसकी व्यवस्था सरकार को विवश करूंगी कि वो करने का काम करें। सीमांचल के साथ साथ प्राणपुर के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अगर यहाँ के युवा बाहर न जाएं, प्रदेश न जाएं, तो उनके घर चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या का समाधान आपके नज़रिए से कैसा होना चाहिए? निश्चित तौर पर ये आपका कहना एकदम सही है। जब लॉकडाउन हुआ था 2 लाख 3.5 लाख बेरोजगार हमारे भाई जो रोजी रोटी के लिए बाहर पलायन करते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्राणपुर विधानसभा के लोग बाहर थे। जब हम लोगों ने सहायता करके उनके घरों तक पहुंचाया, बसों से, ऑटो से, टोटो से, तब मुझे पता चला, ये आंकड़ा मैंने लिया कि आखिर हमारी विधानसभा में, प्राणपुर विधानसभा में कितने लोग बाहर रहते हैं। तो मुझे ये पता चला कि आधा से ज़्यादा आबादी बाहर विवश है रोज़गार के लिए। इसलिए पलायन इसलिए करते हैं जब हमारे इलाके में रोज़गार नहीं है। रोज़गार कैसे मिलेगा? रैक पॉइंट होगा, रोज़गार मिलेगा। यहाँ पर हमारा इस इलाके में किसानों को अपने दाना को, अपने जो आलू उगाते हैं या और चीज़ों की जो खेती करते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी। मैं विवश करूंगी कि सरकार इसकी भी व्यवस्था करे ताकि हमारे जो भाई हैं उनको रोज़गार भी मिले। और ख़ास तौर पर जो हमारा ये इलाका कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ पर मक्का की खेती सबसे ज़्यादा होती है। मैं कोशिश करूँगी कि मक्का की खेती होती है, धान की खेती होती है, उसकी बिक्री के लिए बहुत सारी कंपनियाँ आती है, वो सीधे तौर पर जो है किसानों से अनाज अच्छे मूल्य पर खरीदती है। मैं कोशिश करूँगी कि उस तरह की फैक्ट्रियाँ यहाँ पर खुले ताकि जो हमारे भाई बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले। और सबसे बड़ी बात, अगर अच्छी सरकार होगी तभी जनता का भी विकास होगा और युवाओं का भी विकास होगा, युवा को रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि रोज़गार के नाम पर नीतीश कुमार पूरी तरह से विफल रही है, वो फेल रही है। रोज़गार के नाम पर सिर्फ युवाओं को ठगा गया है। तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स के नाम पर मोदी सरकार ने क्या किया? रेलवेज़ में वैकेंसी ख़त्म कर दी, रेलवेज़ के हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में सारे चीज़ जा रहे हैं, सारी चीज़ों को मोदी सरकार ने बेच दिया। तो हम लोगों का सबसे पहले उद्देश्य है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं तेजस्वी यादव को मदद करूंगी सरकार बनाने में। और ये बदलाव की लहर पूरे बिहार में है और बदलाव आएगा और सरकार बदलेगी और प्रभावी रूप से काम करने की कोशिश दूसरी सरकार करने का। आप तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तेजस्वी के लिए तो तौकीर आलम को कांग्रेस ने टिकट दिया है। निश्चित तौर पर आपका कहना एकदम सही है। ठीक है, मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। हाँ, मुझे टिकट नहीं मिला, उनका डिसीजन गलत हो सकता है, उन्होंने गलत डिसीजन किया। मैं 2 बार सेकेंड स्थान पे रही, 716 वोट से हारी हूँ, मैं हकदार थी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से प्रेरित होकर के मेरे साथ ये चला हुआ, मेरे साथ ये किया गया। लेकिन पार्टी का टिकट किसी को भी मिल सकता है, जनता का टिकट मेरे साथ है। आज कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा है कि जो बागी होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको निष्कासित किया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं कहूँगी वो उनका डिसीजन है, वो निष्कासन करते हैं, क्या करते हैं, समय आने पर मैं उसकी प्रतिक्रिया दूंगी। अभी कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कोई समस्या नहीं, समय आने पर मैं जवाब दूंगी आपको। आप मीडिया के भाई, आप मेरे पास समक्ष आएंगे, मैं जवाब दूंगी। लेकिन मैं सामाजिक विचारधारा की हूँ और सामाजिक विचारधारा को मानने वाली हूँ। मैं सभी जाति समुदाय को एक साथ लेकर चलने वाली हूँ। तो मैं सामाजिक विचारधारा को ही बल दूंगी, कहीं और नहीं जा सकती। आप उद्योग केंद्र की बात कर रही थी। नीतीश कुमार पिछले दिनों कहा कि बिहार समंदर के किनारे स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लग पाई।
उनको पता चल गया है कि जिस समुंदर की बात वो कह रहे हैं, जिस समुंदर की बात नीतीश कुमार कह रहे हैं, क्या मुंबई तो बिहार नहीं बना है ना, मुंबई नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप कानपुर तो बना सकते हैं ना। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ तो खोल सकते हैं ना। जब ये फैक्ट्रियाँ खुलेंगी तभी तो रोज़गार मिलेंगी। आपको समुंदर की बात कह करके ये इलाका समुंदर ही हर साल बन जाता है और बह जाते हैं सारे लोग। यहाँ की जनता में त्राहीमाम रहती है। नीतीश कुमार किस समुंदर की ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? इसी समुंदर को जो हर साल इस इलाके को, इस बिहार को बहाने का काम करती है, उस समुंदर की बात करते हैं नीतीश कुमार। आप बताएं। जवाब चाहती हूँ मैं नीतीश कुमार जी से कि आप जिस समुंदर की बात कर रहे हैं, ये बिहार हर साल समुंदर बन जाता है, हर साल समुंदर बनता है। मैं ये कहूँगी नीतीश कुमार जी से कि आपने 15 साल तक ठगा है, अब इस बार जनता आपको जवाब देगी और सरकार को बदलाव करने का काम करेगी। आप उद्योग पर बता रही थी, कटिहार में जो जूट मिल है पिछले कई दशकों से बंद है, उसमें आपने क्या प्रयास किया जिला परिषद अध्यक्ष रहते हुए? देखिए, जूट मिल की समस्या जो है, हम लोगों ने बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों ने अपने जिला परिषद के अध्यक्ष होने के नाते जिला परिषद के सदन के पटल पर हम लोगों ने इसको रखा भी। और क्योंकि ये जूट मिल की समस्या बहुत पुराना है, वहाँ के विधायक भाजपा के 15 सालों से हैं। उन्होंने सिर्फ, ये कटिहार जिला का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर भाजपा के बहुत सारे विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने समाज के विकास के लिए, समाज को लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया, सिर्फ जाति धर्म में बांट करके वोट लेने का काम किया। इसीलिए कटिहार जिला की स्थिति ये है। वो जूट मिल हो या और क्षेत्रों की समस्या है, वो यथावत है। आप बताइए ना, ये प्राणपुर विधानसभा की बात ले लीजिए। ये क्षेत्र, ये बारसोई अनुमंडल, ये इलाका 1947 की आज़ादी के बाद से या 73 साल 74 साल आज़ादी के हो गए, क्या ये इस इलाके के लोगों को एक NH सड़क भी मुहैया नहीं हो सकता था? आप बताइए। ये बारसोई इलाका NH 31 हो 81 हो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? बस्तौल में तो है। बस्तौल में है। ये बारसोई अनुमंडल की मैं बात कर रही हूँ। पूरा ये अनुमंडल, ये 4 ब्लॉक इसमें आते हैं, कदवा, बारसोई, बलरामपुर और आजमनगर। ये 4 ब्लॉक का जो ये अनुमंडल है, ये एक NH 31 से भी जुड़ा हुआ नहीं है। हम चाहेंगे कि जो लोग थे उनसे सवाल किया जाए कि आपने जो हमारी जनता है उनको सिर्फ बहलाने और फुसलाने का काम किया, क्यों नहीं प्रभावी ढंग से हमारे समाज के इस विधानसभा में काम करने का काम किया? आप बताइए, आप यहाँ से बारसोई से अगर कटिहार जाना चाहेंगे, आपको 2 घंटा लगेगा जाने में, कम से कम 2 घंटा। अगर NH होता तो क्या 1 घंटे में लोग नहीं पहुँच सकते थे? चौड़ीकरण होता, रोडों का, आबादी बढ़ी है, ग्रामीण सड़क से ये इलाका जुड़ा हुआ है। मैं अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री सड़कों को बना पाई, लेकिन NH तो नहीं बना सकती ना। मैं विधायक नहीं हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी, अगर आने वाले समय में जनता ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे विधायक बनाने का काम किया, मैं सर्वे करवा करके इस अनुमंडल को NH से भी जुड़वाने का काम करूँगी। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में आप पटना पहुँच सकते हैं। बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में आप पटना हेडक्वार्टर पहुँच सकते हैं। नीतीश कुमार ऐसा कह रहे हैं? नीतीश बार कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी अगर कह रहे हैं तो उनको कटिहार से पटना पहुंचाइए 5 घंटा में, तब देखिए 8 घंटा 9 घंटा लग जाता है। कहना आसान है, ठीक है। उनके साथ लश्कर जाती है, वो मुखिया है हमारे बिहार के, पूरा रोड खाली करके वो जाते होंगे, लेकिन हम जैसे आम लोग जो गांव घर में रहते हैं, जो टेम्पू, ऑटो और मोटरसाइकिल पर चढ़ते हैं, उनसे उनका दर्द पूछिए ना कि हम लोग कितने देर में पहुंच सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, नीतीश कुमार बोलेंगे ये घोषणाओं की सरकार है, मोदी की सरकार, नीतीश और मोदी की सरकार, NDA की सरकार, ये घोषणाओं की सरकार है। घोषणाएं करेंगे, ये जुमले पढ़ेंगे, ये जुमले का समय है, वो जुमला पढ़ेंगे कि 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जैसे आम लोग 5 घंटे में नहीं पहुंच सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी ज़रूर पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके साथ पूरा लश्कर चलता है और पूरे रोड को खाली करा के वो चलते हैं, क्योंकि वो बिहार के मुखिया है। इसलिए हम जनता की बात कौन करेगा? इसरतपुर में जीत के जाती है तो प्राथमिकता में 5 कामें क्या होंगे प्राणपुर विधानसभा के लिए? प्राथमिकता में 5 कामें ये होंगी। सबसे पहले कि ये जो हमारा
प्राणपुर विधानसभा है, ये महानंदा बांध का चौड़ीकरण, दूसरा NH 31 का या 81 का NH से जुड़वाने का काम सर्वे करवाना, तीसरा यहाँ पर जो है हमारी जो है इस अनुमंडल में कहीं एक भी रेक पॉइंट खुलवाना, तीसरा कि हम जो है कृषि प्रधान ये हमारा इलाका है, किसानों को ससमय उनकी क्षतिपूर्ति या उनको ससमय उनकी जो उनका लाभ है वो ससमय पहुँचे, उसके लिए काम करना। और पाँचवा मेरा ये रहेगा कि इस इलाके में जहाँ पर भी रोड, सड़क, पुल पुलियों की कमी है उसको दूर करना। आप महिला उम्मीदवार हैं, महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे यहाँ से? जिंदाबाद। महिलाओं के लिए मैं जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में भी रही, तो मेरा ये एम रहता था कि सबसे पहले अपनी बहनों को महिलाओं को सशक्त करने का काम करूं। जब तक महिला, ये समाज ये वो गाड़ी है जिसमें 2 चक्के लगे हुए, एक महिला एक पुरुष है, जो जब तक दोनों ये धुरी एक साथ नहीं चलेगी, दोनों ये संतुलन के साथ नहीं चलेंगे, तब तक समाज का विकास होना मुश्किल है। मैं हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, प्रेरित करने के लिए समाज में आगे आई हूँ। और मैं आने वाले समय भी महिलाओं को उनके जो समस्याएं होंगी, ख़ास तौर पर जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारी बेटियां हैं। आप बताइए, इस प्राणपुर आजमनगर में एक ही कॉलेज है, RDS कॉलेज। क्या यहाँ पर और कॉलेज खोलने की आवश्यकता नहीं थी? 10+2 स्कूल हैं, लेकिन कॉलेज की भी ज़रूरत है यहाँ पर। तो क्या हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है? हम चाहेंगे कि हम अगर विधायक बनते हैं तो उन बेटियों के लिए अलग से एक महिला का कॉलेज खुले, इसके लिए काम करने का काम करेंगे। RDS कॉलेज सालमारी में महिलाओं के लिए हॉस्टल है, उसके अलावा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल आजमनगर में वहाँ भी हॉस्टल बनाया है सरकार ने, लेकिन उसका तो उपयोग ही नहीं है, स्टूडेंट ही नहीं जा रही हैं। देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्टल अगर आप खोलेंगे, ये कोई शहरी क्षेत्र नहीं है। आप कटिहार में खोलेंगे तो उसका लाभ ज़रूर हम बेटियों को अपना दे पाएंगे, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हॉस्टल खोलेंगे तो उसका लाभ बहुत प्रभावी ढंग से नहीं मिल पाए। ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन हम एक काम तो ज़रूर कर सकते हैं कि महिलाओं के लिए, हम बच्चियों के लिए अलग से कॉलेज खोल सकते हैं और उस कॉलेज में अच्छी व्यवस्था दे सकें, ताकि जो हमारी बेटियां हैं वो सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें, अपने आप को सुरक्षित समझें, और तभी वो कॉलेज जा कर के सुरक्षा की भावना के साथ वहाँ पर अपना पठन पाठन कर सकें। इशरत परवीन किसको टक्कर दे रही, महागठबंधन या NDA? मेरी सीधी टक्कर भाजपा के खिलाफ है। 2010 में भी भाजपा के खिलाफ थी, 2015 में भी, और अभी भी मेरी सीधी लड़ाई NDA के साथ है, किसी और के साथ। विनोद सिंह के डेथ के बाद क्या आपको लगता है कि मतलब उनका क्या आंकड़ा रहेगा? ये मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं खुद उम्मीदवार हूँ, मैं ये कैसे बताऊँ? ये तो आप पब्लिक से पूछेंगे, आम जनता से पूछेंगे। वो क्या लगता है कि इशरत परवीन के लिए काम आसान हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई, जब भी आप प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का। इशरत परवीन का पथ आसान हो या कठिन है, इशरत परवीन लड़ी है शेरनी की तरह और लड़ती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आसान है या बहुत सहल है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, लड़ना है और लड़ते हैं। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, उस पर क्या कहेंगे? अब्दुल सुबहान जो जिला परिषद है उसमें कुछ विवादित नजर आ रहा था। देखिए, ये एडिट करके बनाया है, मेरा वो वीडियो नहीं है। एक जिला परिषद है जो मेरे समर्थक हैं, आप किसी के भी समर्थक हो सकते हैं। आपके मुंह से अगर कुछ निकलवा एडिट करके बोला जाता है तो उसको सत्यता, मैंने चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की है और मैं उस पर मानहानि का दावा भी करने जा रही हूँ। और चुनाव आयोग में कंप्लेन करने के बाद जो है, जब पुलिस में कंप्लेन करने के बाद हम लोगों ने देखा वो जो फेक ID से ये पोस्ट किया गया है और ये एडिट करके डाला गया है। इशरत परवीन की लड़ाई हमेशा भाजपा के खिलाफ थी, है और अभी भी भाजपा के खिलाफ ही है और आने वाले समय में भी भाजपा के खिलाफ ही होगी। आखिरी सवाल, कांग्रेस के 2 नेता तौकीर आलम और इशरत परवीन, जिला परिषद का चुनाव हो अध्यक्ष पद के लिए तो वहाँ यही 2 आदमी लड़ते हैं, फिर जब MLA की बात आती है तो यही 2 आदमी फाइट करते हैं, फायदा कोई तीसरा आदमी उठा लेता है। यहाँ की जनता कहीं ना कहीं मतलब मायूस हो जाती है इस मामले को देखते हुए। निश्चित तौर पर नहीं,
क्योंकि वो सीट सुरक्षित हो गया था। मैं जिला परिषद की मेंबर 20 सालों से हूँ, एक रोल था आपका भी? एक क्षेत्र से 20 सालों से हूँ। देखिए, जिला परिषद का इलेक्शन और आप प्रमुख का इलेक्शन, जिला परिषद का इलेक्शन और ये विधायक का इलेक्शन, ये दोनों दो पहलू के, ये दो पहलू में आप इसको जानिए। क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर एक प्रतिनिधि का आप वोट ले रहे हैं, यहाँ पर आम जनता आपको वोट कर रही है विधायक का, तो उसमें दोनों में बहुत अंतर है। और उसको वोट लेने में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं और व्यवस्थाएं हैं। कोई पार्टी लेवल पर यहाँ पर चुनाव नहीं होता है, व्यक्तिगत रूप से आप लड़ते हैं। कोई पार्टी का समर्थक आपको कोई समर्थन नहीं देता है, यहाँ पर व्यक्तिगत लड़ाई है और व्यक्तिगत रूप से लड़ना पड़ता है। कोई पार्टी के फ्रंट पे नहीं लड़ा जाता है। अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है, बरगलाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसलिए मेरी लड़ाई किसी के साथ ना थी ना है। मेरी लड़ाई हमेशा भाजपा के खिलाफ थी और भाजपा के खिलाफ है। इशरत परवीन निर्दलीय जीतने के बाद सरकार कितना निर्दलीय एमएलए होने के नाते कितना वो इस क्षेत्र को यह कर पाएगी, विकास के लिए काम करवा पाएगी? देखिए, आपका विधायक अगर सजग होगा ना, तो निर्दलीय रहे या पार्टी का लेवल का रहे, वो आपके लिए काम करेगा। क्योंकि विधायक तो विधायक होता है, वो निर्दलीय रहे कि पार्टी का रहे, वो तो शक्ति तो वही होती है। विधानसभा में क्वेश्चन तो कर ही सकता है, विधानसभा में आपकी समस्याओं को उठा ही सकता है, तो विधायक होता है। अगर विधायक आपका सजग हो, कर्मठ हो, तो आपके समाज का विकास होगा। अगर विधायक पार्टी का हो जाए और वो कर्मठ ना हो, आपकी समस्या को समझे ही नहीं, आपकी क्षेत्र की समस्या को जाने ही नहीं, आपकी तकलीफ को समझे ही नहीं, तो आपकी समस्या को कहाँ तक दूर कर सकता है? तो आप जिस भी हालत में रहें, अगर आप सजग हैं, कर्मठ हैं, आपकी में क्षमता है कि अपने समाज के विकास के लिए आप विधानसभा के पटल पर अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से रख सकते हैं और अपने समाज में कामों को ला सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। वो विधायक पर डिपेंड करता है, किसी पार्टी पर डिपेंड नहीं करता। कल विधानसभा चुनाव को लेकर सभा हो रही थी, उसमें एक कांग्रेस के सीनियर नेता ने इशरत परवीन को बीजेपी के एजेंट करार दिया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इलेक्शन का वक्त है, आरोप प्रत्यारोप लगाएगा। वो चाहेगा कि ये, वो लोग देख रहे हैं कि पूरा इलाका इशरत परवीन के पक्ष में है। इशरत परवीन निर्दलीय तो है, लेकिन उसका दल ये पब्लिक, ये जनता है। तो जो जिसका दल पब्लिक रहेगा वही ना विधानसभा पहुंचेगा। कोई पार्टी का नेता आएगा, भाषण दे के चला जाएगा, वोट तो ये जनता करेगी ना। अपना टिकट दे करके ये जनता भेजेगी ना। पार्टी का टिकट किसी और का चला जाए, वो प्रत्यारोप लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे।